है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लोकसभा के मेंबर भी चलेगा। नो बेटा, लोकसभा के मेंबर बनने लायक है। एलिजिबल होने में और लोकसभा का मेंबर होने में बहुत डिफरेंस आता है। ओके, जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डून इंडियन डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, और ये जो मैं आपकी पॉलिटी की सीरीज शुरू करने वाला हूं, मेक श्योर आप इसके सारे लेक्चर्स आप देखें सो दैट आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 दैट इज यूनियन आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये फोटो आपके समक्ष जो मैंने प्रस्तुत की है उसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारे CGI रह चुके हैं। ध्यान रखें, ये हमारे CGI रह चुके हैं, और ये हमारी अभी जो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, इट इज, इनका नाम आप सबको पता होगा, द्रौपदी मुर्मू। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित। सबसे पहली चीज, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार है, कोई उम्मीदवार बनना चाहता है, तो सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखो, क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वालिफिकेशन की आप बात करते हैं, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। आपकी उम्र 35 ईयर्स ऑफ एज, ये सबसे पहली क्वालिफिकेशन है। आपकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब आप कहेंगे लाभ का पद मतलब कोई भी ऐसा सरकारी पद जिससे सरकारी वेतन या भत्ते या इमोल्यूमेंट्स या पर्क्स आपको मिल रहे हैं, या किसी सरकारी संस्था के चेयरमैन या बोर्ड के मेंबर, आपके पास कोई भी लाभ का पद यानी कि सरकारी सैलरी, वेतन, भत्ते ना मिल रहे हो। ठीक है, चलिए तीसरा, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आप लोकसभा के सदस्य बनने लायक होने चाहिए। मेंबर के लिए मैं वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, एलिजिबल। ठीक है, यहां पर क्या होने चाहिए, आप लोकसभा के मेंबर बनने लायक। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लोकसभा के मेंबर भी चलेगा। नो बेटा, लोकसभा के मेंबर बनने लायक है। एलिजिबल होने में और लोकसभा का मेंबर होने में बहुत डिफरेंस आता है। ओके, चलिए इसका चौथा पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर फोर्थ कंडीशन है कि 50 प्रपोजर्स, ठीक है, एंड 50 सेकेंडर्स। अब ध्यान दें, ये प्रपोजर सेकेंडर्स क्या है, ये आपको हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार ये शब्द सुन रहे हो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं इनमें से वो पॉइंट्स यहां पर आपके समक्ष लिखे हैं जिससे आप भली भांति थोड़ा परिचित हो जाएं। आपके लिए बहुत कॉमन, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूं जिससे आपको टफ लगे, क्योंकि कोचिंग का मतलब होता है कि बच्चे के बिल्कुल इस तरह से आसानी से समझाना कि बच्चा उसको ग्रैस्प कर पाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है, उसमें ये 3 कंडीशन तो आपको समझ में आ गई। चौथी कंडीशन क्या है, एक ये बहुत रोचक कहानी भी है इसके पीछे, ये 50 प्रपोजल और सेकेंडर्स की समझा देता हूं। मान लेते हैं क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स में से अब कोई मॉनिटर बनना चाहता है। तो बेटा मान लिया हमने कि हमने बोला कि भाई एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक स्टूडेंट आया और कि भाई मैं मॉनिटर बनना चाहता हूं, तो मैं उससे ये कह रहा हूं कि बेटा अगर आप क्लास के मॉनिटर बनना चाहते हैं तो क्लास में कम से कम आप 2 व्यक्ति ऐसे लेकर आओ जो आपका नाम प्रस्तावित करेंगे, प्रपोजर, और फिर 2 ऐसे और बच्चे लेकर आओ जो आपको इस पर्टिकुलर मॉनिटर के इलेक्शन में समर्थन देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रपोजर वर्ड लिखा है इसका नाम मतलब होता है प्रस्तावित, नाम प्रस्तावित करने वाले। सेकेंडर्स का मतलब होता है जो इनका समर्थन क्या करेंगे, इलेक्शन में समर्थन देंगे। तो मैं इसमें एक कहानी आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखें बच्चों। जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति हुए, सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1952 में इलेक्शन हुआ था सबसे पहले राष्ट्रपति का, और उस पर्टिकुलर पल से लेकर अब तक टिल डेट हमारे जो राष्ट्रपति हमारी जो अब बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो इस पूरे इतिहास में अगर आप देखें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
कई समय ऐसे आए जब हमने कुछ परिवर्तन किए अपने संविधान में, तो उसमें से एक परिवर्तन मैं आपको यहां बताने वाला हूं। क्या चेंज हमने किया, ध्यान दें। कई लोग को शौक होता है, हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, है बहुत भाई, हर व्यक्ति को लगता होगा कि हम ऊंचे ऊंचे पद पर जाएं। तो जब राष्ट्रपति पद के चुनाव होते थे तो कई लोग शौक के तौर पर भी इलेक्शन में खड़े हो जाते थे। अब आप लोकतंत्र में हैं, आप तो लोकतंत्र में ये सब चीज़ें चलती हैं, आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मानो उस समय क्या हुआ कि करीब 40-50 लोग जो हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हो गए। बहुत अच्छी बात है। उस समय तक, स्टार्टिंग में बता रहा हूं, ये जो संख्या थी ये 2-2 थी, 2 प्रपोजर और 2 सेकेंडर्स की। अब हुआ ये कि जो व्यक्ति शौक में खड़े हो गए वो कहीं ना कहीं से ये 2 प्रपोजर और 2 सेकेंडर्स लेकर आ गए। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते कौन हैं। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में बोल रहा हूं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में बेटा एमपी और एमएलए वोट डालते हैं। वोट कौन डालता है? एमपी और एमएलए। तो इसीलिए ये प्रपोजल और सेकेंडर्स भी एमपी और एमएलए में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति शौक के लिए खड़े हो जाते थे तो उस समय वो कहीं ना कहीं से इस तरह से अरेंजमेंट मैनेज कर लेते थे, ये 4 लोगों का, यानी कि ये 4 एमपी या एमएलए का अरेंजमेंट कर लेते थे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को यहां मिली कि जब इलेक्शन हुआ और जब वोटिंग हुई तो उन व्यक्तियों को जिन्होंने 4 जो शौक के लिए खड़े हो गए थे उनको उनके उन प्रपोजर और सेकेंडर्स, यानी कि प्रस्तावित करने वाले और समर्थन देने वाले व्यक्तियों ने भी वोट नहीं डाला। मतलब उनको वो 4 वोट भी नहीं पड़े जिन्होंने उनको समर्थन देने का वादा किया था। तो कई लोग केवल इस रेस में शौक के लिए खड़े हो जाते थे और किसी तरीके से ये अरेंजमेंट भी कर लेते थे। तो अब इलेक्शन कमीशन का टाइम भी वेस्ट हुआ, इजंट इट। इसीलिए ये संख्या बढ़ा करके 2 से 10-10 कर दी गई। वो कुछ लोग फिर भी नहीं माने, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके वो 20 लोग भी ले आए। तो फाइनली आज की डेट में आप ध्यान रखना, ये संख्या 50-50 कर दी गई है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जाएगा तो उसको 50 प्रपोजर चाहिए, जो एमपी एमएलए में से कोई भी चलेगा, मिक्स भी चलेगा, और 50 सेकेंडर्स चाहिए, ये भी एमपी एमएलए, और ये दोनों अलग अलग। प्रपोजर कैन नॉट बी सेकेंडर्स। ये करीब 100 लोग, यानी कि 100 एमपी या एमएलए में से कोई एक होना चाहिए। गॉट इट? अच्छा, इसमें कुछ कॉमन चीजें भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैंने यहां मेंशन नहीं करी है, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स हैं क्वालिफिकेशन की वो मैंने आपको समझा दी है। चलिए इसके बाद अगले उस पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अबाउट इलेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन। राष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे होते हैं? ओके, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे पहला पॉइंट मैं यहां आपके समक्ष लिख रहा हूं। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें एक पॉइंट आता है बेटा इलेक्टोरल कॉलेज, और इसको आप हिंदी में कहेंगे निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में बेटा लोग जो हिस्सा लेंगे, कौन वोट डालेगा, तो उसमें मैं लिख रहा हूं ओनली देखो बेटा, मैंने यहां पर राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में मैंने मेंशन किया है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि निर्वाचक मंडल। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब वोटर्स में कौन कौन लोग होंगे? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, केवल निर्वाचित सदस्य। कहां के? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के। और विधानसभा कहां की? सभी राज्यों की, और यदि किसी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है तो वहां के भी। और यहां ध्यान रखें, दिल्ली और पौंडीचेरी, बेटा दिल्ली और पौंडीचेरी ये 2 यूनियन टेरिटरीज भारत में ऐसी है जहां पर विधानसभाएं हैं, इसलिए दिल्ली पौंडीचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। क्लियर है बेटा ये? अच्छा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है बेटा,
राष्ट्रपति के इलेक्शन, आपके पेपर में क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति के इलेक्शन के मेथड का नाम बताएं। आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, प्रश्न यह था कि राष्ट्रपति की इलेक्शन की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो यहां मैं लिख देता हूं, बच्चों आपसे मैंने बोला कि जो पहला प्रश्न आपके पेपर में इसको यूपीएससी लेकर बनाती है, ये है राष्ट्रपति के इलेक्शन की मेथड की प्रक्रिया। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा हो तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने ये बात कही थी, संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था उसमें भी एक प्रक्रिया को अपनाया गया था। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भी वही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्वता एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। अब हिंदी में बड़ा टफ सा वर्ड लग रहा है, इसको मैं समझाऊंगा, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और इस प्रणाली को समझाने के लिए आपको मेरी क्लास प्रॉपर देखनी पड़ेगी, मैं जिसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब आपके समक्ष है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो आपने देखा होगा कि ये, अगर मैं आपसे कहूं राष्ट्रपति है, सीजेआई है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, बहुत सारे पद हैं हमारे देश में, वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है, उपराष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जब बात आती है शपथ की, तो आप लिख सकते हैं शपथ के लिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई। सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखें, क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसका मतलब है हमारे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मैंने आपको ये क्लियर किया, हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज, अब इस समय आपके समक्ष है राष्ट्रपति के रिमूवल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंने आपको भी बताया राष्ट्रपति से संबंधित, मैं दोबारा से आपको मैं ब्रीफ कर रहा हूं। बच्चों हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, आपको मैंने राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, मैंने आपको फिर बताया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, isn't it? तो अब हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति जब अपॉइंट हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, सॉरी, तो अब क्या राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? यस, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान है, तो अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके बेटा, राष्ट्रपति के रिमूवल, सबसे पहले मैं यहां एक वर्ड लिख रहा हूं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो नाम प्रक्रिया यूज की जाती है, उसमें आप नोट करेंगे इट इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट, महाअभियोग। और ये बहुत ही फॉर्मल प्रोसेस है, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप समझेंगे। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है उसे कहा जाता है इम्पीचमेंट, यानी कि महाअभियोग। और महाअभियोग की एक प्रक्रिया है, ये महाअभियोग में आपके कुछ स्टेप्स हैं, आप उसको नोट करेंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो इम्पीचमेंट है, उसमें मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूं। सबसे पहले आप तो बच्चों हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये 4 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है, आपको राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा में, आप कहीं भी, आइदर हाउस में आप बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, 1/4 मेंबर उस बिल को सपोर्ट करेंगे, उस प्रस्ताव को सपोर्ट करेंगे, साइन करेंगे। तीसरा, 14 दिन का नोटिस आप राष्ट्रपति को भेज देंगे कि हम आपको हटाने की कार्रवाई
करने वाले हैं, और चौथा, बिल को पास कराने के लिए आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। ये 4 पॉइंट्स हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अब हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट बताया राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। अब आप ध्यान दें, सबसे पहली चीज, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों राष्ट्रपति को हटाने की मेथड का जो नाम है, उसकी प्रक्रिया का जो नाम है, इसे कहा जाता है क्वासी जुडिशियल सिस्टम। ध्यान दें, ये पेपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है बेटा। यूपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो उस प्रक्रिया का नाम है क्वासी जुडिशियल सिस्टम। और ये क्वासी जुडिशियल सिस्टम क्या है, ध्यान देंगे, क्वासी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी, समिति, एक संस्था जिसको हमने जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जितने अधिकार दिए हैं, और उस प्रणाली के द्वारा हम उसको हटाने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। ठीक है, उसको क्रियान्वित करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने वो क्वासी बॉडी संसद बना दी। आगे बात समझ में बेटा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने संसद को न्यायपालिका वाले अधिकार दिए हैं, और उस प्रणाली से हम इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को हटाते हैं। अब इसको हम समझते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं क्या होता है इसमें। पहली चीज बेटा, राष्ट्रपति को जब हटाया जाएगा तो हमने अपनाया क्वासी जुडिशियल सिस्टम, और क्वासी जुडिशियल सिस्टम में हमने संसद को अधिकार दिया, यानी कि हमें बिल लाना पड़ेगा। बिल को हम कहते हैं विधेयक। बिल माने विधेयक। ठीक है, यह बिल इंट्रोड्यूस करता है कोई एमपी, क्योंकि बिल आएगा लोकसभा या राज्यसभा में। तो बेटा लोकसभा राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप जो भी बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो उस हाउस के रिस्पेक्टिव हाउस, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, अगर आप लोकसभा में बिल ला रहे हो तो लोकसभा का 1/4, राज्यसभा में बिल ला रहे हो तो राज्यसभा का 1/4, यानी कि उस हाउस के 1/4 मेंबर उस बिल पर समर्थन देंगे, साइन करेंगे, तब वो बिल एक्सेप्ट होगा। ये सेकंड कंडीशन किसके लिए है, बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, बिल स्वीकार करने के लिए। उसके बाद जब बिल स्वीकार हो गया, हम एक नोटिस भेज देंगे राष्ट्रपति के पास। 14 दिन का एक नोटिस का मतलब है 14 दिन का समय राष्ट्रपति को दिया जाता है कि अगर वो इस दौरान इस्तीफा देना चाहता है, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है, अपने बारे में कुछ कहना चाहता है, तो वो समय राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा। और 14 दिन के बाद कार्रवाई शुरू होगी संसद में, और संसद में जब कार्रवाई चलेगी तो इस पर बहस होगी। जो इस बिल को लेकर आया है वो अपना तर्क बताएगा, संसद के जो सांसद हैं वो इस पर कमेंट, डिबेट, अपना तर्क रखेंगे, अपना लॉजिक रखेंगे। जो इस बिल को पास कराना चाहता है उसको उस हाउस की पूरी मेंबरशिप का 2/3 बहुमत चाहिए। मैंने लिख दिया है, बिल को पास कराना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और ये एक हाउस से पास होने के बाद फिर सेकंड हाउस जाएगा। ध्यान दे बेटा, ये एक हाउस से पास होने के बाद सेकंड हाउस जाएगा, और सेकंड हाउस में भी सेम मेजॉरिटी से पास होगा, तब हम किसी राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और फॉर्चुनेटली भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूं कि मैंने आपको इंपीचमेंट की प्रक्रिया पूरी अच्छे से बताई है।